हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी आ गई हूँ आपके सामने। और जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ इज अ वे या इज द सीक्रेट टू सक्सेस। यानी कि आज कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात होने वाली है। हाँ बिल्कुल, आज आपके डिफरेंट टॉपिक पे बात होने वाली है और मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेटजी पे कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू क्लेरिफाई यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेटजी क्या होगी कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है यूपीपीएससी एग्जामिनेशन को, यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन को, सो अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रेटजी कुछ होती ही नहीं है। स्ट्रेटजी हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होती है। हर एक इंसान के लिए आप बोलोगे उसकी लाइफ अलग होती है, रहन सहन का तरीका अलग होता है, कोई वर्किंग होता है, कोई नॉन वर्किंग होता है, तो किसी एक इंसान के लिए एक स्ट्रेटजी कभी भी लागू नहीं होती। बट हाँ, अगर हम बात करें कि हमें यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना है और हमें डेफिनेटली क्या करनी है, हमें सक्सेस को, इस सीक्रेट की जो सक्सेस है इसको अचीव करना है, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि हम किस तरीके से तैयारी करें। तैयारी किस तरीके से करनी है, किस चीज़ को हमें फॉलो करना है, किस चीज़ को हमें फॉलो नहीं करना है। हाँ, आप ये मान सकते हो कि ये क्या है, आपकी एक स्ट्रेटजी है। अदरवाइज हर एक इंसान का तरीका अलग अलग होता है। देन आगे मैं आपको क्या करती हूँ बताती हूँ। मैंने कुछ किया है कोशिश आप लोगों को बताने के लिए कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जब आप तैयारी करने की सोच रहे हो यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन की, और ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जब आप बोल रहे हो तैयारी करने की पीसीएस एग्जामिनेशन की। सो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती रहूँगी। हर एक रीज़न का, हर एक पॉइंट का मेरे पास में एक तर्क है, उस तर्क को बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायद ये तर्क आपके लिए बहुत काम कर जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे नए बच्चे होंगे या नए एस्पिरेंट्स होंगे जो यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और जब भी कभी भी मैं एग्जामिनेशन लेती हूँ तो बच्चों का पहला प्रश्न यही होता है कि मैम कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, है ना, किस तरीके से हम आगे बढ़े कि हम इस पीसीएस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें। तो यहाँ पे मेरे लिए कुछ है आपके पास में, या मेरे पास कुछ है आप लोगों के लिए जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। सी देखिए, जब हम तैयारी करने की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का जो बैकग्राउंड है, आपके घर के जो लोग हैं वो पीसीएस के क्षेत्र से जुड़े हों। भाई अगर आपके घर के जो लोग हैं वो पीसीएस के क्षेत्र से जुड़े हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको नहीं लगता मुझे कि किसी प्रकार की, किसी भी तरीके की आपको मनोबल की आवश्यकता है या किसी भी तरीके की स्ट्रेटजी को मेंटेन करने की आवश्यकता है। आप अपने एनवायरनमेंट को देख करके ही बड़े होते हो और आप सोच लेते हो कि नहीं भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। एंड समटाइम्स आपका ऐसा अपोजिट भी होता है कि पीसीएस का बच्चा पीसीएस बनेगा भी नहीं। खैर, मेरे हिसाब से आपके पास में कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको करना चाहिए जब आप तैयारी करने की सोच रहे हो, प्रिपेयर करने की सोच रहे हो यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन की। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको पीसीएस ऑफिसर बनना है। एंड पीसीएस की एक पर्सनैलिटी होती है, एक सिविल सर्वेंट की, एक सिविल सर्वेंट जो होता है उसकी एक पर्सनैलिटी होती है जो आपकी पर्सनैलिटी में दिखनी चाहिए। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट करके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मैं सबके तर्क बता दूंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है रिपीट थिंग्स रेगुलरली। यार आप पढ़ बहुत सारा लेते हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जीएस, कई लोगों को लगता है जीएस बहुत डिफिकल्ट टर्म है या बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। नहीं, जीएस बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। जीएस जो है वो आपका बहुत वाइड है, ठीक है। आप चीज़ों को समझ तो लोगे लेकिन उनको रिटेन करना आपके ब्रेन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कभी भी जब आपको लगे कि नहीं यार कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, इवन मैं भी जब अपनी तैयारी करती थी तो मेरा मानना ये था कि अगर मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको क्या करती थी, रिपीट करती थी, बार बार रिपीट करती थी। और मुझे, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। तो बिल्कुल अगर कोई चीज़ समझ में ना आए उसको आप बार बार पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा, इस चीज़ को मान के रखिएगा। सो आपका पहला क्या है कि आपको चीज़ों को रेगुलरली रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ आज रिपीट करी, एक चीज़ आप क्या करोगे साल भर बार रिपीट करोगे, तो भाई ऐसे तैयारी नहीं होती। आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी कि आपको रेगुलर इंटरवल्स के बाद में एक चीज़ को दोहराना है, रिपीट करना है, ताकि आप ये चेक कर सको कि हाँ आपको वो चीज़ अभी भी याद है या आप भूल गए। अगर भूल गए होगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर याद है तो आपको और स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाएगा, तो कोई हमारा नुकसान नहीं है। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है, कवर 1 और 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, नॉट मोर देन दैट। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, मैम मुझे तो इसी साल में क्या करना है, एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। एंड क्योंकि मुझे इसी साल में एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो मैं एक ही बार में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लूँगा। मेरे पास में अगर 24 आवर्स हैं, उन 24 घंटों में से अगर मैं 12 घंटे अगर अलग कर भी देता हूँ, सेपरेट कर भी देता हूँ कि नहीं मुझे ये 12 घंटे अपनी पर्सनल लाइफ में डिवोट करने हैं, रेस्ट ऑफ द 12 आवर्स अगर मुझे पढ़ाई में डिवोट करना है तो मुझे एक एक घंटा हर एक सब्जेक्ट को देना है। भाई ऐसे नहीं होता। आप एक सब्जेक्ट को अगर डेप्थ में तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, मैक्सिमम आप 2 और 3 सब्जेक्ट्स ले सकते
हो। 2 और 3 भी मैं तब बोलूँगी जब 2 आपके सब्जेक्ट्स होंगे प्रॉपर तरीके से और एक होगा आपका करंट अफेयर्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ, क्योंकि आप उसको अगर पेंडिंग छोड़ दोगे तो आपकी तैयारी कहीं नहीं होगी। आपको डेली करंट अफेयर्स को 4-5 पॉइंट्स जो भी आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी लीजिए, एक नोटबुक बनाइए एंड उसमें उसको नोट करते जाइए। तो ये आप कर सकते हो। तो सारे सब्जेक्ट एक टाइम में पढ़ना नहीं चाहिए आपको, मत पढ़िएगा एक समय में, सिर्फ आपको एक ही और 2 ही सब्जेक्ट क्या करने, कवर करने हैं। एंड ये आपकी दूसरी क्या है, टॉपिक है जो आपको करना है। देन प्लान सिलेबस बिफोर स्टार्टिंग इट। कई लोगों को सिलेबस भी नहीं पता होता, सच में मैं आपको बताऊं, सिलेबस को पढ़ लीजिए। आपसे बोल रहे हैं कि अगर भारत का स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी तो आपको उतना ही पढ़ना है। कई लोगों को पता नहीं कि भाई प्री के एग्जामिनेशन में क्या आना है, मेंस के एग्जामिनेशन में क्या आना है। मैं आपको एंड में बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके एग्जामिनेशन में एंड क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको ये करना है, ठीक है, तो आप उसको आराम से कर जाओगे। बट अगर आप ये फ्लक्चुएट होगे, यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको अगर डिसाइड कर लेना है कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, मुझे यही ही करना है, आज अभी और अभी ही करना है। आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि यार आप लेट ना पाओ। अगर आपको लग जाए कि नहीं यार मुझे ये टॉपिक आज खत्म करना था, और अगर आप थक भी जाते हो और आप लेटने के लिए भी जाते हो तो आप बिल्कुल मत लेट पाओ, ये काम करो। देन आपको क्या करना है, सिलेबस को तो अपने प्लान करना ही है, उसका जो भी सेक्शन कंप्लीट होता जाए उसको आपको प्रॉपर इंटरवल्स में रिपीट भी करना है। देन सेल्फ असेसमेंट इन रेगुलर इंटरवल्स। यार आपने पढ़ लिया, मुझे बहुत आता है, मैं बहुत बड़ा शेर हूँ यार, मैं उखाड़ के रख दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। देखिए ये सबके अंदर होता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ लेते हो, जब आपका टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करते हो कि यार मुझे ये भी मैम बताए, सर मुझे ये भी पता है, मैं ये भी बता दूंगा। बहुत अच्छी बात है आपको आता है, बट इस चीज को असेस करने के लिए कि आप वो प्रेशर झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, आप जब एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो उस चीज के लिए आपको सेल्फ असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा, किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि बेटा आप ये बताइए, मैं आपका सुनने के लिए बैठी हूँ या मैं आपकी बैठी हूँ, तो इतना किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो आप सेल्फ असेसमेंट के लिए क्या कर सकते हो, सबसे अच्छी चीज होती है सेल्फ असेसमेंट के लिए मॉक। और वो नहीं जो आप पिछले सालों में आप कर चुके हैं, या पिछले सालों में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं आप वो जो कर चुके हो वो वाले मॉक, नए आने वाले कि इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा आने वाला होता है। कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं आपके जो पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ड्राफ्ट करते हैं एंड उसके उन क्वेश्चंस को कि आपका दिमाग उस तरीके से चल पा रहा है भी है कि नहीं चल पा रहा है, आपने सिलेबस का पूरा सेक्शन कवर किया है, इसको जज करने के लिए सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है विद द हेल्प ऑफ मॉक्स। तो मॉक्स जरूर लगाइए। देन मेक अ ग्रुप ऑफ फॉर डिस्कशन। सी मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी कि आप सिंगल टाइम पे आप आज मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ एंड प्री क्लियर हो जाएगा तो मैं मेंस की तैयारी कर लूंगा, नहीं ऐसे नहीं होता। आपने प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ में करके रखनी है। प्री और मेंस के साथ साथ तैयारी करने का मतलब ये होता है कि अभी तक आपका यूपी पीसीएस जो था वो कुछ अलग था, आपको सिर्फ अपने ऑप्शनल को डिटेल में लिखना होता था, लेकिन अभी आपका जो यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो गया है, इन मेन एग्जामिनेशन इन मेंस एग्जामिनेशन आपने क्या करना होता है, अपने आंसर को आपको डिटेल में लिखना होता है। अब डिटेल में लिखना आपको तो भाषा ही नहीं आता, क्योंकि आपने क्या करा, आपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ा। तो अगर आप ग्रुप बना लेते हो 4 लोगों का, मैं आपको 2 प्लस पॉइंट बताती हूँ। एक तो जब आप ग्रुप बनाते हो तो आपके अंदर कंपटीशन जनरेट होता है कि यार वो अगर इतना पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, तो मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपका पहला तो पॉइंट ये हो गया कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहोगे कि येस आई हैव टू कवर दिस सब्जेक्ट टिल दिस टाइम एंड मुझे उस इंसान को बीट करना है, उससे मैंने कॉम्पीट करना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, जब आप क्या करते हो, जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो आपको अपनी भाषा को लिखने का बड़ा ही हेल्प मिलती है। लाइक आपको बार बार उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब डिस्कस करते हैं ना तो at the time of discussion you have to pick proper terms and proper vocabs in your statements. like अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉपर टर्म लेना है। एग्जैक्टली इन द सेम वे आप अपनी कॉपी में आंसर क्या करने वाले हो, लिखने वाले हो। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे डेफिनेटली यू विल सी द इम्पैक्ट, यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ, इन योर प्रिपरेशन। जो तैयारी का पैटर्न है, जो आपका टाइम पीरियड है, आप उसके थ्रू करोगे। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सब्जेक्ट्स में मैं आपका आगे बढ़ाऊंगी। देन अगर बात करेंगे व्हाट शुड नॉट बी डू या व्हाट शुड नॉट बी डन इन योर एग्जामिनेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन। सी आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रिपेयर योर नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। सिंपल सी बात है यार, टीचर का एक अपना अलग ओपिनियन होता है। मैं फिर से बोलूंगी, इंसान के चेहरे अलग अलग हो जाते हैं। समटाइम्स आप बोलोगे कि एक ही इंसान के चेहरे के हिसाब से 7 लोग मिल जाते हैं पूरे की पूरी दुनिया में, बट आप अगर थिंकिंग की बात करोगे, नहीं, सिमिलर थिंकिंग वाले इंसान आपको मिल जाएंगे, बड़ा ही डिफिकल्ट है। सो हो सकता है कि समटाइम्स इफ योर टीचर इज टीचिंग यू समथिंग,
और आपका जो व्यू है वो उनसे नहीं मिल रहा, या मे बी आपकी और टीचर की जनरेशन में काफ़ी गैप है, तो आपका सोचने का क्राइटेरिया अलग है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, टॉपिक वही रहेगा, एग्जिस्टेंस उसकी वैसे ही रहेगी, बट आपके सोचने का तरीका, आप तो उसको लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। तो जब कभी भी आप अपनी ही भाषा में अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करते हो, समझने के बाद उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, तो वो अलग ही इम्पैक्ट छोड़ के जाता है ऑन द एग्जामिनर ऑल्सो। एंड आपकी तो अपने आप से ही लैंग्वेज स्किल्स इंक्रीज होती ही होती हैं। देन अपनी भाषा भी आप चयन कर लीजिए। आप ये कभी मत कहिए कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, आप इंग्लिश में पढ़ाइए। देयर आर सो मैनी टर्म्स विच यू कैन फाइंड इन गूगल ऑल्सो, कि अगर टीचर ने हिंदी में बता दिए तो आप उस टर्म को हिंदी में डालिए, इंग्लिश का सेंस आपको मिल जाएगा, एंड यू कैन ट्रांसलेट दैट टर्म इनटू इंग्लिश और हिंदी, वट एवर इज योर मीडियम ऑफ राइटिंग एग्जामिनेशन। सो नाउ आपका जो सेकेंड पॉइंट है जो आपको स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए, चूज ऑप्शनल अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे मैंने आपका प्लस पॉइंट लिखा है, आपका इंटरेस्ट हो। हमेशा मेरे पास एस्पिरेंट्स आते हैं इस बात को लेकर के कि मैम ऑप्शनल कैसे चयन करें। लाइक आप बीटेक हो तो आप बीटेक का सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हो, आप एमएससी हो तो आप एमएससी का सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट से हो आप भीड़ में जाना चाहते हो, ठीक है। तो भीड़ में क्या कि सब लोग अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो नहीं, आप भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगे क्योंकि आपको गाइडेंस मिल जाएगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो मैंने फेस करी, दूसरी चीज़ ये कि आप अपने इंटरेस्ट को ना देख करके आप स्कोरिंग सब्जेक्ट को ले सकते हो। या जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीज़ को आप लिखोगे कैसे, आप उस चीज़ को फील कैसे करोगे। हमेशा जब भी कभी भी आपको अपना ऑप्शनल को चयन करना है तो आपको इंटरेस्ट ले रहा है। यहाँ पे मैंने आपको व्हाट शुड नॉट बी डन में लिख दिया है, बट इट शुड बी ऑन द डन साइड, यानी कि आपका इस साइड में होना चाहिए व्हाट शुड यू हैव टू डू, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सको, जिस एरिया में अगर आपको कमांड मिलती है, एरिया में आपको काम करने को मिलता है, तो आप उस एरिया में प्रॉपर तरीके से काम कर पाओ। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट चुनिए, ऐसा ना चुनिए कि जो भीड़ जा रही है कि उन्होंने ज्योग्राफी लिया तो मैं भी ज्योग्राफी लूंगी। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो उर्दू भी लेते हैं, बहुत सारे हैं जो लैंग्वेज भी लेते हैं, लिटरेचर भी लेते हैं, हिंदी लिटरेचर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या दर्शाता है कि उनके सब्जेक्ट में प्रॉपर कमांड है। आपने कई बार देखा होगा कि मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं वो एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाते हैं बिकॉज उनको अपने एरिया में बहुत कमांड है और उनको बीट करने वाला कोई भी नहीं है। तो अगर आपने संस्कृत लेके रखा है तो संस्कृत से करिए, क्योंकि संस्कृत में आपको बीट करने के लिए कोई नहीं होगा। एंड वी या कमीशन डिमांड्स वर्सेटैलिटी इन एग्जामिनेशन, ठीक है। कि जब आपको वो कैंडिडेट सर्च करते हैं तो वो चाहते हैं कि आपकी वर्सेटाइल हो इंसान, वो आपका हर एक एरिया से आए हैं। हमारे कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी से सारे आ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही आ रहे हैं, सोशल वर्क से ही आ रहे हैं, डिफेंस से ही आ रहे हैं, सोशोलॉजी से ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप एक अपना अलग लेन में जा सकते हो। एंड समटाइम्स ऐसा बोला जाता है कि नदी की धारा की साइड में चलना हमेशा आपका सही रहता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप रिस्क ले सकते हो, कुछ अलग अगर आप कर सकते हो जो एग्जामिनेशन के दिमाग को क्लिक कर जाए तो वो आप करिए, ठीक है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो सब्जेक्ट चूज करिए रादर देन चूजिंग द सब्जेक्ट जहाँ पे पूरी की पूरी भीड़ जा रही है, ठीक। देन क्या है, डोंट लाई टू योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अदर। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मत करिए कि यार मैंने इसका आंसर कर लिया, मैंने इसका आंसर कर लिया। आप अपने आप को झूठ मत बोलिए, ठीक है, कि मुझे कितना तैयार है। आप अपनी, देखिए आप सबको झूठ बोल सकते हो, आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते हो। आपको अगर आपको पता है कि आपको कितना तैयार है तो आप बहुत श्योरिटी से बोल सकते हो कि यस मेरा इस बार निकल जाएगा, मुझे पता है मेरी तैयारी कैसी चल रही है मेरे कुछ एस्पिरेंट्स उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और वो मुझे पता है कि उनका निकल जाएगा, बट मे बी वो कहीं से चीटिंग करके बता रहे हो तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। बट हाँ यस, आपको पता होता है कि आप चीटिंग कर रहे हो या आप अपने दिमाग से आंसर कर रहे हो। तो पहली चीज़ क्या है, आपको अपने आप को झूठ नहीं बोलना है, दूसरे को इम्प्रेस मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे ना ही दूसरा आपको मोटिवेट करेगा, ना ही दूसरा आपसे इम्प्रेस होगा। इंस्टीड वो आपसे जेलस और हो जाएगा कि यार इसकी इतनी अच्छी तैयारी है, तो नज़र लग जाएगी, आपको बच के रहिएगा। देन डोंट फील इट बर्डन। मैं फिर से बोलती हूँ कि जीएस बहुत सब्जेक्ट है। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं मैम 2 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास, आप इसको 1 आवर की क्यों नहीं कर देते हो। ठीक है यार, लाइफ के ऐसे कई बार टर्म्स होते हैं, लाइक हम लोग जब 10th तक होते हैं हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कई सब्जेक्ट्स हमें अच्छे लगते भी हैं, कई सब्जेक्ट्स हमें अच्छे नहीं भी लगते, तब भी हम उनको पढ़ते हैं। रीज़न क्या है उसके पीछे, कि हमें हर एक एरिया का इतना नॉलेज हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप उसको रिफ्लेक्ट कर सको, है ना। तो आपका भले ही सब्जेक्ट में, भले ही टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप उसको बर्डन मत समझिए। आप समझिए कि यार ये मेरे पास चैलेंज है, इट इज़ अ चैलेंज फॉर मी एंड विच आई हैव टू क्लियर,
है ना, मुझे उसको क्या करना है, बीट करना है। मुझे ये नहीं करना कि मुझे खुद डिप्रेस नहीं होना है उसको बर्डन सोच करके, तो आप बर्डन सोच के करोगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे। सो ये कुछ चीज़ें थी, इसके अलावा भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिख करके रखे हैं, आई थिंक कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। ये मैं एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड-19 ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो हार मान गए होंगे, और कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे होंगे कि राइट नाउ वी हैव नो ऑफिस वर्क्स एंड हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारा टाइम डिवोट कर सकते हैं इन आवर स्टडीज। तो आपको उस तरीके से इस चीज को लेके रखना है, आपको बर्डन नहीं समझना है इसको। देन देखिए, when it comes to syllabus from where to start, यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता है 2 दिन बाद एग्जामिनेशन है और आप आज सोच रहे हो यार किससे स्टार्ट करूं किससे स्टार्ट करूं, ये वाली बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो मिल जाए उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप जब तक ये सोचते रहोगे ना किससे स्टार्ट करूं तब तक में आपका टाइम निकल जाएगा। तो जो आपके हाथ में लगे वो भी सब कुछ पढ़ डालिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने डिटेल नोट्स बनाने के साथ साथ में फॉर प्री और फॉर मेंस एग्जामिनेशन के आप रिवीजन पर्सपेक्टिव से कुछ आपका अंडरलाइन करके रखिए, ये मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए एक जगह में और अपने एग्जामिनेशन टाइप में आप उसको क्या कर दीजिए, डन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अब क्या है कि सिलेबस नहीं पता होता, तो मैंने पहले यही बोला है कि सिलेबस को प्रॉपर तरीके से ना, यू हैव टू रीड सिलेबस थॉरोली, ढंग से पढ़िए, पूरी तरीके से पढ़िए, क्या बोल रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। इवन वाइल आंसरिंग या राइटिंग आंसर आपको उस वक्त भी ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है। समटाइम्स आप क्वेश्चन सुनते नहीं हो, समटाइम आप क्वेश्चन को ढंग से देखते नहीं हो और आप आंसर लिखना चालू कर जाते हो, यार मैंने तो पूरा आंसर लिखा था, नंबर नहीं मिले। रीजन ये होता है कि आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं होता कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, और आप उसको क्या कर रहे होते हो, आंसर कर रहे होते हो। तो पहले सुन लो अच्छी तरीके से। पेशेंस इज जो होता है सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फॉर बिकमिंग अ IAS ऑफिसर, फॉर PCS ऑफिसर, और एनी टाइप ऑफ सिविल सर्वेंट, यू नीड टू हैव सम पेशेंस इन योरसेल्फ। देन whichever subjects you are picking to study, relate that with the current scenario. अगेन मैं फिर से बोलूँगी, जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो अभी अम्फान आया था, आप उससे रिलेट करिए कि ज्योग्राफी में दिस कैन बी द पॉसिबल क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। एंड अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स में देख सकते हो कि डिप्रेशन तो नहीं हो सकता, रिसेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी, वो पूरी तरीके से ठप पड़ के रखी हुई है। ठीक है। थर्ड चीज़, अगर आप हिस्ट्री भी ले रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा करंट में कि कई जगह नई नई चीज़ें आपकी डिस्कवर करी जा रही हैं। इवन अगर आप राम जन्मभूमि के बारे में देखोगे तो उसके नीचे भी आपको शिवलिंग मिला है। तो इस चीज़ को भी आप अपने आंसर्स में फॉर एन एग्जाम्पल आप इनको कोट कर सकते हो। इनको कोट करने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। देन अगर आपसे बोला जा रहा है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है, करंट अफेयर्स देखिए किसी को नहीं पता होता। ठीक है, करंट अफेयर्स आप ये बोलो कि मेरे को सब कुछ आता है करंट अफेयर्स में, या उस इंसान को आता है, नहीं, ना GS में और ना ही करंट अफेयर्स में किसी को कुछ भी नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन कि किस किस सोर्स से आप कितना कितना पढ़ते हो, एंड हाउ मच डू यू हैव द इंटरेस्ट, या हाउ मच इंटरेस्ट डू यू हैव इन योर सब्जेक्ट इन करंट अफेयर्स। लाइक अगर वो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स में आपको इंटरेस्ट है, आप वो पढ़ सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑल्सो, कि अगर आपको इंटरेस्ट ऐसे ही है न्यूज़ वगैरह पढ़ने में तो आप पेज 3 की भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप इंटरनेशनल लेवल की देख सकते हो, आप इकोनॉमिक एरिया के देख सकते हो, आप ज्योग्राफिकली देख सकते हो, आप हर तरीके से देख सकते हो। चाइना और इंडिया के आज जो क्लैशेज हो रहे हैं आप वो समझ ही रहे हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। देन आपको बता दूं कि डोंट रीड टू मैनी बुक्स। बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, बच्चों को लगता है कि टीचर्स जो बुक से पढ़ते हैं वो पूरी बुक ही रख देते हैं। ऐसा नहीं होता। जब मैं नोट्स बनाती हूँ या अदर कोई भी एजुकेटर आपका नोट्स बनाता होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत सारी बुक्स को पढ़ करके, देखिए अगर मेरी लाइफ निकली हुई है, लाइफ का काफ़ी टाइम निकला हुआ है इन एजुकेटिंग यू गाइज, तो आप समझ सकते हो कि मैंने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन सुने हैं, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारी बुक्स को मैंने पढ़ा हुआ है। उसके बाद में मैंने आपके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट लाई हूँ, सिलेबस लाई हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, अगर आप ये करोगे कि आप हमारी ही तरह लाइक एजुकेटर्स, आप डिसाइड कर लीजिए कि वेदर यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट और आपको एक टीचर बनना है। अगर आपको टीचर बनना है देन यू कैन गो विद द मल्टीपल बुक्स। आप बहुत सारी बुक्स ला सकते हो, बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। नहीं, मैं कहूँगी अगर आपको IAS बनना है तो 32 ईयर्स तक, अगर आप जनरल कैटेगरी में, एंड अगर आपको PCS बनना है तो टिल 40 यू हैव टाइम। ठीक है, तो 40 साल की उम्र तक आप ये सारे काम कर सकते हो, इतना पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट ही है। तो आप ट्रस्ट करिए, टीचर जितना आपको बताता है उसके बाद भी आप एडिशनल चीज़ें टीचर से आस्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका अनअकैडमी के लिए या किसी भी आप प्लेटफॉर्म को जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन
स्टार्ट विथ वॉट यू हैव अवेयर अबाउट, यानी कि जो भी आपके पास में है और जिससे भी आप परिचित हैं आप उसी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बिगिनर हैं और आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा बहुत इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर दीजिए। पहले उसी को लाइए, उसी को कवर करिए। ऐसा मत करिए कि नहीं यार मुझे तो लक्ष्मीकांत भी लानी है, मुझे तो माजिद हुसैन भी लानी है, मुझे तो आपका गेलोंग चौंग भी लानी है ना। ऐसा मत करिए। आपको जिससे भी आता है, अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो तो आप साइंस से कवर करो, साइंस भी एग्जामिनेशन में आती है। आपका एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है, आप उससे आने वाले हर एक क्वेश्चन को करने में सक्षम है, इस चीज की श्योरिटी करिए आप, ठीक है। देन प्रॉपर गाइडेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। लाइक मैं आप लोगों को और अनअकैडमी के अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको डे टू डे स्ट्रेटेजी देते रहते हैं बिफोर एग्जामिनेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन, कि आप अब क्या करें, कैसे करें, प्री हो गया खत्म, मेंस की तैयारी कैसे करें। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी स्ट्रेटेजी आप देखें ही, और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे सोर्सेज के गाइडेंस लें। ज़्यादा गाइडेंस लेने में भी आपका समय बर्बाद है। किसी एक इंसान को टारगेट करिए जिससे आप इंस्पायर्ड हो, आपको लगता है कि आप इंस्पायर्ड हो और उस इंसान को नॉलेज भी होगी। अगर वो इंसान को आप फॉलो कर रहे हो, अगर वो कुछ बोल रहा है तो ट्रस्ट हिम और हर, वो आपको सही ही गाइड करेगा। तो उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप करिए, आगे बढ़िए। देन कीप प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ग्रुप डिस्कशन आपने कर लिया, आफ्टर प्रिपेयरिंग ग्रुप डिस्कशन ऐसा नहीं होता है कि सारे पॉइंट्स आपके ही सही होते हैं, कुछ पॉइंट्स सामने वाले के भी सही होते हैं। तो दोनों तरफ से जब आप जीडी करते हो या ग्रुप डिस्कशन करते हो, उसके बाद में जो भी पॉइंट्स आपको सही लगे उनको आप ड्राफ्ट कर लीजिए अपने नोटबुक में। आप अपने आंसर राइटिंग में अपनी आंसर बुक में लिखोगे तो आपको अच्छा इंपैक्ट देगा वो। देन स्टार्ट विद ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। यार ये मैंने एक नया सोचा है, मैंने सुना कि अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। देन अगर आपको पता है कि भारत में जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी क्षेत्र हैं, उनके क्या काम होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हो, और अल्टीमेटली वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट का टू मेक पॉलिसीज, तो आप अगर उनके बारे में अवेयर हैं तो आप उनसे रिलेट करके बहुत सारा सेक्शन अपना कवर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा कि हाउ मेनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वी हैव ऑन सेंट्रल लेवल एंड एट स्टेट लेवल ऑल्सो। देन व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे डू एंड व्हेन दे आर वेयर दे आर लोकेटेड। लोकेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, कि अगर आपसे इंडियन मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाएगी, कहाँ पे लोकेटेड है उसको देखिए, किस तरीके से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरीके से गवर्नमेंट के वर्क को इन्फ्लुएंस करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखिए आप आईएएस की तैयारी करो, आप पीसीएस की तैयारी करो, एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी आईएएस और पीसीएस बन सकता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। बट ओनली यू हैव टू नीड इज यू हैव नीड ऑफ कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस। आप ऑलराउंडर हो, अच्छी बात है, बट एक जगह में स्पेशलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अगेन अगर आपके पास में स्पेशलाइजेशन है तो आप वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो जहाँ पे ये काम होता है, ठीक है। खैर ये हो गया आपका सारा का सारा कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव नॉट टू डू, एंड उसके साथ साथ में कुछ आपके किस तरीके से तैयारी करनी है वो वाले पॉइंट है। देन अब क्या है, सिलेबस को देख लीजिएगा। मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। लाइक हमारे पास में 3 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। जो पहला लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो होता है प्री एग्जाम, ठीक। दूसरा जो होता है, अगर आप प्री को क्वालिफाई करते हो तो आप जाते हो कहाँ पे, आपके मेंस में। कहाँ पे आते हो आप, मेंस एग्जामिनेशन में। एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर मेंस आपका होता है इंटरव्यू का सेंटर, ठीक है, इंटरव्यू। ठीक, ये 3 स्टेप्स होते हैं। इन प्री एग्जामिनेशन यू हैव 2 पेपर्स, ठीक है। आपके पास 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में आपका जीएस आता है, जो कि आपका मेरिट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि आप अगर जीएस को क्वालिफाई करते हो, उसमें अच्छा स्कोर करते हो, तो आप मेंस देने जाओगे। बट इसको भी देखने से पहले आपका होता है सी सेट। सी सेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में यू हैव टू क्वालिफाई दिस पेपर, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हो तब आपका ये पेपर चेक होता है, एंड इसमें अगर आप मेरिट में आते हो तो आप आते हो मेंस के लेवल में। आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपके 8 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं। मैं आपको प्रेजेंट टाइम का बता रही हूँ। 8 पेपर्स में एक पेपर होता है आपका ऐसे का, ठीक है। किसका पेपर होता है, ऐसे का होता है। यहाँ पे आपको निबंध लिखने होते हैं, और निबंध लिखने के लिए आपको भाषा चाहिए, क्योंकि कई लोग ये प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं कि मैम हमें नंबर नहीं मिलते हैं ऐसे राइटिंग। सेकंड पेपर, ये फर्स्ट पेपर है, मैं आपको 8 में से एक बता रही हूँ। सेकंड पेपर जो होता है आपका, आप बोल सकते हो, वो आपका होता है हिंदी का, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हिंदी आपको आनी चाहिए। थर्ड जो होता है वो होता है जीएस का पेपर 1, ठीक है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4,
ठीक है। ये 4 पेपर आपके होते हैं, पहले आपके 2 ऑप्शनल होते थे, अभी क्या हो गए हैं आपके, यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ, 5 लिख देती हूँ, 6 लिख देती हूँ, एंड अभी क्या हो गया है आपका 7 और 8 हो गया है, यानी कि ऑप्शनल पेपर का पार्ट 1 एंड ऑप्शनल पेपर का पार्ट 2। ठीक है, तो आपके ये ऑप्शनल पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में हो जाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि सारे के सारे जो आपके पेपर होते हैं, लाइक अगर मैं सभी को बताने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पे देखोगे क्या कि ये सारे के सारे जो पेपर है ना, सबके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं और इंटरव्यू के मार्क्स का मैं अब बताऊं, तो आपको देख लेना है कि कहाँ पे आपको जाना है। पहले जो इंटरव्यू होता था ना वो ज़्यादा मार्क्स का होता था, अभी जो है आपका इंटरव्यू ये कम मार्क्स का हो गया है, और कम मार्क्स होने की बदौलत आप देख सकते हो कि आपके इन सभी के सभी एग्जामिनेशन हैं। ठीक है, आपको जो समय मिलता है, किस हिसाब से पेपर होते हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो पेपर होते हैं, ये दोनों पेपर आप बोलोगे 150 मार्क्स के होते हैं। ये सारे के सारे जो पेपर होते हैं उसमें ऐसे और हिंदी को छोड़ करके ये दोनों आपके 150 मार्क्स के होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द ऑल पेपर्स आर ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, ये सारे के सारे पेपर्स आपके 200 मार्क्स के होते हैं। तो इन सारे 200 मार्क्स के पेपरों में अगर आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई करते हो तो आपका अच्छा खासा मेरिट बन जाता है। अल्टीमेटली आप जब इन सभी चीज़ों को क्वालिफाई करने के बाद में आप जब इंटरव्यू के लेवल पे आते हो तो आप इंटरव्यू देते हो और आप अपनी तैयारी को प्रॉपर फाइनल फॉर्म दे पाते हो। सो मुझे लगता है कि अगर आप ये कुछ चीज़ें जान लीजिए, अगर आपको अभी भी लगता है कि यस मैम मुझे आपकी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप अनअकैडमी पे डेली आ सकते हो, दोपहर में 2 बजे से 3 बजे मैं रहती हूँ स्पेशल क्लासेस में, आप आइए, मेरा गाइडेंस लीजिए, अन्य अध्यापक भी मिलेंगे वहाँ पे आपको, आप उनका गाइडेंस ले सकते हैं। एंड जहाँ पे भी आपको समस्या लगे कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बट बिफोर जो भी आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको फॉलो करने से पहले एक बार आप गाइडेंस ज़रूर लीजिए, उसको सुनिश्चित कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़े। सो आई होप कि ये जो मेरा प्रिपरेशन का तरीका था वो आपको समझ में आया होगा। एंड अगर अभी भी आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है तो आप दोपहर में ज़रूर आइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी आपके वो सारे डाउट्स भी। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।